बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 7 का रिमेनिंग पार्ट है। थोड़ा मैं डिले हो गया इसके रिकॉर्डिंग के अंदर। तो इसके अंदर हम देखते हैं मल्टी ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे अब इस प्रॉब्लम को पूरा अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, एन इन्वेस्टर हैज़ $40,000 टू इन्वेस्ट, शी इज़ कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट सेविंग्स एट 7%। और ये डिफरेंट जो है ना, मतलब उसके कंस्ट्रेंट्स हैं। और प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गई और कंस्ट्रेंट्स आपके पास जो है ना 7% सेविंग में हो गए, बॉन्ड्स के अंदर 9% हो गए, और ये स्टॉक्स में जो है ना 14% है। बिकॉज देर आर वेरिंग डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द वेरियस इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टर हैज़ लिस्टेड द फॉलोइंग गोल्स फॉर अ पोर्टफोलियो। तो ये है कि आपके पास ये उसके ऑब्जेक्टिव है जो उसको अचीव करना है। और कंस्ट्रेंट्स जो गिवन है ऊपर, ईयरली रिटर्न ऑफ एटलीस्ट $5,000 और इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट 10,000 इन स्टॉक्स, और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक शुड नॉट एक्सीड द कंबाइंड टोटल इन बॉन्ड्स एंड सेविंग्स। ये सब कंस्ट्रेंट्स हैं, रिमेंबर। और अ लिक्विड सेविंग्स अकाउंट बिटवीन $5,000 and $15,000 और द टोटल इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड $40,000। अब ये पूरा प्रॉब्लम है जो मल्टी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो चीज़ हमें देखनी है कि हाउ आर द प्रॉब्लम्स विद मोर देन वन ऑब्जेक्टिव रिकनसाइल्ड। लेट्स बिगिन बाय फॉर्मुलेटिंग ईच ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकली। और लेट एक्स डिनोट द इन्वेस्टमेंट इन सेविंग्स और वाई द इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स एंड जेड द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, देन द गोल्स आर एज। तो अब ये हमारे पास गोल्स, ये हमारे पास अब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसका, ठीक है, कि 7% और 9% और 14% हो गया, और शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 5,000, और z शुड बी ग्रेटर दैन 10,000, ग्रेटर दैन इक्वल टू 10,000। z आपके पास जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स हो गया, और यहाँ पर ये सब गिवन है कि भाई इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स जो है ना वो आपके पास 10,000 से बड़ा होना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली ये वाली जो चीज़ है आपकी, ये हम सब जो है यहाँ पे मतलब मैथमेटिकली इसको लिख रहे हैं। जैसे पहला वाला था ईयरली रिटर्न ऑफ एटलीस्ट $5,000, तो ये है कि भाई ये तीनों का आपके पास जो शेयर्स हैं इसके, मतलब 7% एक्स में, 9% वाई में और 14% जेड में, इसका रिटर्न आपके पास शुड बी ग्रेटर दैन 5,000। सेकंड का आपके पास 10,000 हो गया कंस्ट्रेंट। थर्ड कंस्ट्रेंट आपके पास कि जी इसकी इन्वेस्टमेंट जो है शुड बी लेस देन जेड, की इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन एक्स प्लस वाई। और गोल 4 आपके पास ये हो गया, एक्स शुड बी बिटवीन 5,000 एंड 15,000। और द फाइनल गोल के जी टोटल तीनों में इन्वेस्टमेंट आपके पास जो है ना वो 40,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरे पास गोल्स होगा इसके। कॉम्प्रोमाइज़, अच्छा यहाँ पे उसने जो है ना ये बात लिखी है, सपोज इन्वेस्टर फील्स शी मस्ट हैव अ रिटर्न ऑफ $5,000, मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट 10,000 इन स्टॉक्स, ये सब बात जो गुजर चुकी, एंड कैन नॉट स्पेंड मोर देन $40,000 बट इज़ विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ इन गोल्स 3 and 4। वो कहते हैं भाई ये बाकी जो 5 में से जो आपके पास गोल 3 और 4 है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार है। इस पर कि मतलब Z की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपके पास X और Y से कम है। वो कहते हैं ठीक है, अगर ज़्यादा भी हो तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और गोल 4 आपके पास कि जी X की वैल्यू 5,000 और 15,000 की जी मेरे पास इतना लिक्विड होना चाहिए। तो इससे भी अगर मतलब ये अगर X नीचे चला जाता है 5,000 से तो भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। तो ये मतलब होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने पर वो तैयार है। तो ये है कि यहाँ पे अब हो गया, however she wants to find a solution that minimizes the amounts by which these two goals fail to be met। तो वो ये डिटरमिन करना चाहता है कि भाई कितना अमाउंट मेरा जो है ना वो कम होगा कि जिससे मैं जो है ना मतलब इसको मीट करूं अपने ऑब्जेक्टिव्स को। लेट्स फॉर्मुलेट दीज न्यू रिक्वायरमेंट्स मैथमेटिकली एंड इलस्ट्रेट अ मेथड एप्लीकेबल टू सिमिलर प्रॉब्लम्स। दस लेट G3 या गोल 3 जो है ना डिनोट द अमाउंट बाय विच गोल 3 फेल्स टू बी सेटिस्फाइड। तो आपके पास गोल 3 मेरे पास, मैं दोबारा देख लेता हूँ यहाँ पे, गोल 3 मेरे पास जो है वो ये है मेरे पास, z इज़ लेस देन एक्स प्लस वाई। तो वो कहता है कि जी मेरे पास G3 वो अमाउंट है जिससे मतलब ये कि वो रह जाता है उस गोल को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि z माइनस G3 ये कंस्ट्रेंट इसके अंदर ऐड हो गया कि जी अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यार ठीक है यार G3 अमाउंट जो है ना वो इतनी अमाउंट मेरे पास कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और and goal to be satisfied, and G4 denotes amount by which goal 4 fails to be met, then the model is। तो आपके मतलब ये मॉडल आपके पास टोटल बन गया। मतलब इसके अंदर बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स हुई कि वही हैं, और लेकिन ये कि 3 और 4 आपके पास जो है ना उसके अंदर मैंने सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि आई एम एक्सेप्टिंग ये गोल मेरे पास 3 है और गोल मेरे पास 4 है, कि आई एम एक्सेप्टिंग कि भाई ये इतनी अमाउंट से रिड्यूस हो जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपके पास जैसे X के अंदर अगर 5,000 नहीं बल्कि वो 2,000 हो जाए, 3,000 हो जाए, तो वो बेसिकली G4 की वैल्यू डिटरमिन करना चाह रहे हैं, किस अमाउंट, कौन सी अमाउंट को मैं रिड्यूस कर दूं कि उतनी अमाउंट के बाद जो है ना मेरा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो जाएगा।
तो ये एक जनरल उसने एक आइडिया दिया था, ठीक है. कंक्लूजन, दिस लास्ट कंडीशन इज इंक्लूडेड to ensure that negative investments are not allowed. This problem is now a linear program that can be solved by the simplex method. Or if the investor believes that some goals are more important than others, then objective functions can be weighed to emphasize these goals. तो ये है कि अगर कोई गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम उसकी वेटेज बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं. अच्छा, ये है कि ये लीनियर प्रोग्राम सिम्प्लेक्स मेथड, जो आपके पास सिम्प्लेक्स एक कंप्यूटर एल्गोरिथम है जिससे सॉल्व किया जाता है. हम सिम्प्लेक्स को नहीं देखेंगे, हम ग्राफिकल मेथड को देखेंगे. मतलब ये है कि सिम्प्लेक्स मेथड कंप्यूटर एल्गोरिथम है और जो ग्राफिकल मेथड है वो एग्जैक्टली सिम्प्लेक्स एल्गोरिथम ही है, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर कोड्स हम नहीं पढ़ेंगे, हम एल्गोरिथम्स नहीं देखेंगे, हम विजुअली देखेंगे कि सॉल्व किस तरह होता है, उसको सॉल्व करेंगे. अच्छा, फर्दर मोर a sensitivity analysis of the weights in the objective function will identify the breakpoints for the range over which various solutions are optimal. This process generates a number of solutions to be carefully considered by the investor before making her investments. Normally this is the best that can be accomplished when qualitative decisions are to be made. तो मतलब ये है कि ये मैथमेटिकली इस तरह सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग 1 ज्योमेट्रिक सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम मतलब ये है कि हम इसको गौर से देखते हैं कि हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं. और जो चेबीशेव प्रॉब्लम है, जो अभी मुझसे असाइनमेंट के अंदर भी है, अभी व्हाट्सएप पे भी पूछा मुझसे, और ये कि ये जो हमने पहले चैप्टर 3 में देखा था लेकिन वहाँ पे सॉल्व नहीं किया था, वहाँ तो हमने लीस्ट स्क्वायर्स को सॉल्व किया था. तो हम यहाँ पे इसको डिटेल में देख लेते हैं. कंसिडर यूजिंग द चेबीशेव क्राइटेरियन टू फिट द मॉडल y इक्वल टू सी एक्स टू द फॉलोइंग डेटा सेट. अब सिंपल ये y इक्वल टू सी एक्स आपके पास यू हैव द सिंपल लाइन, और अब ये ध्यान में रखिएगा कि दिस इज़ y इक्वल टू सी एक्स. तो ये है कि y इक्वल टू सी एक्स कैन बी दिस लाइन एज वेल डिपेंडिंग ऑन द स्लोप. अगर मैं इसको कहता हूँ C1 और इसको मैं कहता हूँ C2 और मैं इसको कहता हूँ C3, तो ये डिफरेंट स्लोप्स के साथ ये हो ये आपके पास है. और उसमें ये डेटा पॉइंट है 1 2 3 और 2 5 8. तो आपके पास यहाँ पे डेटा पॉइंट्स, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी 1 2 एंड 3, और वो कहता है 2, आपके पास लेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आपका पहला वाला जो पॉइंट है इट्स समवेयर हेयर 1,2 है, दूसरा 2,5 है, 3 4 5 6 7 8. तो ये आपके पास सेकेंड डेटा पॉइंट है इज़ दिस वन, और थर्ड डेटा पॉइंट मेरे पास है इज़ दिस वन. तो वो कहता है कि जी मेरे पास 3 डेटा पॉइंट्स हैं और आई हैव टू यूज चेबीशेव, और ये आई हैव टू फिट अ लाइन. अब ये लाइन एक फिट करनी है, और आपके पास यहाँ पे क्या है, द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दैट डिटर्मिन्स द पैरामीटर सी टू मिनिमाइज. सी का मतलब वही हो गया आपके पास, इट इज़ दिस सी. टू मिनिमाइज द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट डेविएशन आर आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई एक्स आई. तो ये है कि मुझे लार्जेस्ट एब्सोल्यूट डेविएशन जो है ना वो मुझे मिनिमाइज़ करनी है इसके अंदर, ठीक है. तो अब मुझे लाइन इस तरह फिट करनी है कि मेरे पास मैं सारे एरर्स निकालूंगा, उनमें से सबसे बड़ा जो एरर होगा उसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा. अब लीनियर प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो ये मेरे पास एरर की इक्वेशन मेरे पास हो गई सब्जेक्ट टू. अब आपके पास मिनिमाइज आर, आई हैव टू मिनिमाइज दिस वन. अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ हो गई कि मैं आपको ये फॉर्मुलेट करना सिखाता हूँ. आपके पास ये कंस्ट्रेंट्स आपके पास बनेंगे कैसे, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स तो आपके पास ये यहाँ से डेटा पॉइंट्स आपके पास आते हैं ना. तो मुझे पता है कि R1 इज़ इक्वल टू Y1 माइनस YX1. मैं पहले वाले को देता हूँ, ठीक है. तो R1 मेरे पास हो गया इज़ इक्वल टू, और Y1 मेरे पास है यहाँ पर जो मेरा पहला पॉइंट है दैट इज़ 2. मतलब मेरे पास पहला पॉइंट जो है वो आपके पास ये हो गया, और माइनस YX1 माइनस YX1 मेरे पास क्या होगा कि जी मेरे पास कि जब मैं इस मॉडल के अंदर ये वैल्यू इंसर्ट करूँगा, जब मैं इस मॉडल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट विल बी C इन टू, और x की वैल्यू मेरे पास है 1, इट विल बी दिस वन. और इसके बाद यहाँ पे दिस इज़ R1 इज इक्वल टू माइनस C, ठीक है. और अब इसके अंदर मेरे पास R1 इज इक्वल टू माइनस C आ गया. जब मैं मॉड्यूलस का साइन हटाता हूँ, और R1 माइनस 2 माइनस C, and this must be greater than 0. और ये मेरे पास चीज़ आई.
अच्छा, जब मॉड का साइन मेरे पास हटेगा तो इसके अंदर मेरे पास दोनों कंडीशंस बनती हैं जो मैं चैप्टर 3 में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वहाँ पे जब मॉड का साइन हटेगा तो आपके पास क्योंकि यहाँ पर R1 माइनस 2 माइनस सी और R1 प्लस 2 माइनस सी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये मेरे पास कंडीशन बनेगी। क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट कि आपके पास ये मॉड का साइन हटता है और आपके पास ये दोनों आपके पास जो है ना आपके पास साइंस आ जाते हैं इसके प्लस और माइनस के, तो ये मेरे पास दो कंडीशंस बनी और मेरे पास ये दो कंडीशंस यहाँ पे बनी। इसी तरह आपकी सेकंड कंडीशन बनेगी। सेकंड कंडीशन आपके पास जो बनेगी इट विल बी द सेकंड एरर, और वो जो आपके पास जो एरर बनेगा यहाँ मैंने R1 जानबूझ के लिख दिया था ताकि ये पता चले कि पहला डेटा पॉइंट की बात हो रही है। वैसे ये सारे के सारे R आपके पास जो है ना सारे एरर्स होंगे, ठीक है। और सेकंड वाला आपके पास सिंपल उसी तरह कि डेटा पॉइंट यहाँ पे आपके पास 2 आ गया और यहाँ पे 1 आया है, तो सेकंड वाले के अंदर आपके पास गौर से देखें यहाँ पे आपके पास जो है ना ये 5 आएगा y की वैल्यू और c के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2,5 का डेटा पॉइंट था। इसी तरह तीसरा वाला आपके पास 3,8 का था। तो मेरे पास ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स आ गए, मेरे सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स आ गए। अब मुझे इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है। ज्योमेट्रिकली सॉल्व क्या करना है कि जी मुझे इस लाइन को फिट करना है, मुझे इस लाइन को फिट करना है और मेरे पास एरर्स हैं। लेट सपोज़ अगर मैं कोई एक लाइन लेता हूँ, लेट सपोज़ मैं एक और इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, और ताकि थोड़ी सी चीज़ ये हो गया मेरे पास। और मेरे पास मैं एक लाइन देख लेता हूँ यहाँ पे और मैं इसको कहता हूँ कि जी दिस इज़ माय लाइन y इक्वल टू सी एक्स, और मेरे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो मेरे पास हैं 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये मेरे पास हो गया पहला डेटा पॉइंट। सेकंड मेरे पास हो गया, और थर्ड मेरे पास हो गया। तो मेरे पास जो एरर्स बन रहे हैं वो मेरे पास ये एरर्स बन रहे हैं। दिस इज़ R1 जो मैं R1 कह रहा हूँ, R2 एंड R3। मैं इन एरर्स को मैं चाहता हूँ मेरी लाइन इस तरह करके फिट हो जाए कि ये जो इसमें से लार्जेस्ट एरर है वो सबसे मिनिमाइज़ हो जाए, ठीक है। आई मूव ऑन। अच्छा, ये मेरे पास जो है ना ये लीनियर प्रोग्राम की एक एग्जांपल बनी, ठीक है, कि भाई ये लीनियर प्रोग्राम कि क्या होता है इसके अंदर। Interpreting a linear program, linear programs can include a set of constraints that are linear equations or linear inequalities. Of course, in the case of two decision variables, an equality requires their solution to the linear program lies precisely on the line representing the equality. What about inequalities? अब ये हमारे पास ये इनइक्वालिटीज़ का आगे हम देखेंगे इसके अंदर कि ये किस तरह हम हैंडल करते हैं। जिस तरह एक प्रॉब्लम अभी मेरे पास यहाँ पे मैंने पूरा जो है ना उसको फ्रेमवर्क बनाया, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, लेकिन अभी सॉल्व नहीं किया। हम देखते हैं कि उसको सॉल्व किस तरह करेंगे। अच्छा, अब वो ये कहता है कि जी इक्वालिटी का मतलब होता है कि जी अगर इक्वल साइन का कि जी मेरे पास एग्जैक्टली उस पर लाई करे। जैसे ये आपके पास लाइन है और इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है y इज इक्वल टू, ये y इक्वल टू सी एक्स है और मेरे पास एक कंस्ट्रेंट है लेट सपोज y इक्वल टू 3। तो अगर मैं किसी तरह इस पॉइंट पे लाई करूँगा तो y इक्वल टू 3 है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अगर मेरे पास इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं y इज़ लेस देन 3, तो y इज़ लेस देन 3 अगर मेरे पास, या लेस देन 2 कर दो, तो मेरे पास ये 2 हो गया और पूरा ये रीजन मेरे पास फिर जो है ना, जब मेरे पास इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो वो उसमें रीजन्स होते हैं, और इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसमें लाइन होती है। अच्छा, द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, अब जैसे ये आपके पास हो गया x1 ग्रेटर देन और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स दैट पॉसिबल सोल्यूशन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत सिंपल बात है कि जी अगर मेरे पास x1 और आपके पास x2 ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास ये रीजन होगा कि आपके पास ये यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। द इनइक्वालिटी x1 plus 2x2 is less than equal to 4 divides the first coordinate into two regions. The feasible region is the half space in which the constraint is satisfied, or the feasible region can be found by graphing the equation x1 plus 2x2 is equal to 4 and determining which half plane is feasible. अब वो कहता है कि जी अगर मेरे पास ये कंस्ट्रेंट गिवन है, लेट सपोज मेरे पास अगर ये वाला कंस्ट्रेंट है,
तो वो कहते हैं मैं इसको प्लॉट किस तरह कर सकता हूँ, उसको समझ किस तरह सकता हूँ। वो ये चीज़ है कि जी सिंपल मेरे पास ये लाइन हो गई x1 एंड दिस इज़ x2 एंड आई हैव लेट सपोज दिस लाइन x1 + 2 x2 इज़ इक्वल टू 4। सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, मैं इस लाइन को जो है ना वो प्लॉट करूँगा। लेट सपोज मेरे पास, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको कहता हूँ कि जी यहाँ पर ये लाइन, और या फिर मैं एक काम करता हूँ एग्जैक्टली प्लॉट कर देता हूँ। जब आपके पास x1 0 होगा तो x2 की वैल्यू 2 होगी। तो x2 की वैल्यू लेट सपोज यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इट विल बी 2। तो ये एक पॉइंट मेरे पास हो गया 0,2, मतलब जो मैं यहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ कि जब x1 की वैल्यू मेरे पास 0 हो गई तो मेरे पास x2 जो है ना वो 2 हो जाएगा, और जब x2 मेरे पास 0 होगा तो मेरे पास x1 4 हो जाएगा। 1 2 3 4, तो मेरे पास ये पॉइंट हो गया 4,0 एंड आई हैव दिस लाइन। ये वाली लाइन मेरे पास हो गई x1 + 2 x2 इज़ इक्वल टू 4। अब मुझे ये देखना है कि इसके अंदर ये इक्वालिटी कंस्ट्रेंट कैसे सेटिस्फाई होगा। तो ये जो पूरा रीजन आपके पास होगा, ये आपके पास पूरा वो रीजन होगा जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये x1 + 2 x2 इज़ लेस देन 4। और ये वाली वो लाइन है जिस पर x1 + 2 x2 इज़ इक्वल टू 4 है। और जो आपके पास ये ऊपर वाला रीजन है, इसमें x1 + 2 x2 इज़ ग्रेटर देन 4। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास इस तरह करके हम ज्योमेट्रिकली प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर उसने ये दिया हुआ है, जो सारी बात अभी मैंने बता दी है कि फ़ीज़िबल है वो इनफीज़िबल है, और ये सब मैंने प्लॉट करके आपको समझा दिया ताकि आपको सोल्यूशन में आसानी हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कॉन्वेक्स पॉइंट्स का, कॉन्वेक्स सेट्स का। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आगे शायद अभी आएगा। कॉन्वेक्स सेट का हमारे पास मसला ये होता है कि हमारे पास अगर एक लाइन सेगमेंट हम बनाएं, जैसे ये मेरे पास एक सेट है, ये एक सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स है सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशन। ये कॉन्वेक्स नहीं है। कॉन्वेक्स वो होता है जब आपके पास अगर हम लाइन सेगमेंट बनाएं किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, और वो लाइन सेगमेंट में सारे पॉइंट्स जो है ना उस सेट के अंदर लाइन करें, तब वो कॉन्वेक्स होता है। जैसे यहाँ पर ये कॉन्वेक्स सेट है कि हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान लाइन बनाएंगे तो उस लाइन सेगमेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उस सेट के अंदर लाए करेंगे, तो ये कॉन्वेक्स सेट है। लेकिन ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, ए और बी को, तो ये जो आपके पास पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सेट के अंदर नहीं है, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास लीनियर प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कॉन्वेक्स सेट्स होते हैं जब भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास है आई हैव अ कारपेंटर्स प्रॉब्लम, मतलब ये है कि सब ये वही जो है ना, मतलब आपके पास ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसको हमें सॉल्व करना है, लीनियर प्रोग्राम बनाना है। उसके बाद मैं आपको ये पूरा समझाता हूँ कि ये कैसे बना है यहाँ पे सारा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, एक दफ़ा आप समझ लोगे। कंसिडर अ वर्जन ऑफ द कारपेंटर्स प्रॉब्लम फ्रॉम सेक्शन 7.1, जो पहले हम बता चुके हैं। और जो मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास ये है, दिस मैक्सिमाइज टू 25x1 + 30x2। जी मैं जो है ना वो टेबल्स बनाता हूँ और बुक केस बनाता हूँ। तो ये कि मैं उसको मैक्सिमाइज़ करना चाहता हूँ, और $25 पर टेबल है और मेरे पास $30 पर बुक केस है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ मुझे क्या करना है, और मेरे पास ये सारी कंस्ट्रेंट्स हैं। अब ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, ये पहले मैं प्रॉब्लम पूरा डिटेल में बता चुका हूँ आपको। और इसके अंदर ये है कि भाई ये इसका पहला कंस्ट्रेंट जो है ना, आपके पास वो वुड का कंस्ट्रेंट है, दिस इज़ द वुड, कि भाई इतना ज़्यादा उसको इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और ये जो सेकंड आपके पास कंस्ट्रेंट है, उसके पास लेबर है, मतलब ये है कि मैन आवर्स हैं, कितने वो डिवोट कर सकता है। और थर्ड जो आपका कंस्ट्रेंट है वो नॉन नेगेटिविटी का है, कि जी x1 और x2 नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों, एक आपके पास टेबल है और आपके पास बुक केस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर अब जो कॉन्वेक्स सेट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो यहाँ पर इसने बात की है। द कॉन्वेक्स सेट फॉर द कंस्ट्रेंट्स इन द कारपेंटर्स प्रॉब्लम इज ग्राफ्ड एंड गिवन बाय द पॉलीगॉन ABCD। अब ये सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं, ये सारी मैं प्लॉट करूँगा ऑन द XY प्लेन। तो यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया इसको, तो मैंने अभी प्लॉट कर दिया सारे। अब यहाँ पे क्या चीज़ है आपके पास, ये पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जी मेरे पास जो सोल्यूशन है, वो सिर्फ यहाँ पे लाई करेगा, वो इनमें लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पहला कंस्ट्रेंट है जो इसने बनाया, से पहला क्वाड्रेंट है, पहली बात तो ये हो गई। ये आपके पास ये वाला कंस्ट्रेंट था नॉन नेगेटिविटी का, जो मैंने सेटिस्फाई कर दिया। उसके अलावा आपके पास बाकी चीज़ क्या है, बाकी आपके पास यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसने जो बनाया है, वो इसने बनाया दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये इसने डॉटेड लाइन से बनाया है, तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अच्छा, बाकी दो कंस्ट्रेंट्स हैं। तो पहला कंस्ट्रेंट आपके पास हो गया 5x1 + 4x2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 120।
वो आपके पास ये वाला कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट नंबर 2, और आपके पास एक कंस्ट्रेंट इसका हो गया आपके पास कंस्ट्रेंट नंबर 1, और आपके पास ये वाला कंस्ट्रेंट है। ये 2 कंस्ट्रेंट इसने बनाए, तो लेट मी ड्रॉ दीज कंस्ट्रेंट्स एज वेल, कि एक कंस्ट्रेंट मेरे पास, ताकि वो थोड़ा आपको आइडिया हो, एक कंस्ट्रेंट मेरे पास ये है, और दूसरा मेरे पास जो ग्रीन में कंस्ट्रेंट है वो मेरे पास ये है। मैंने जो है ना वो रीजन, जो बाउंडेड रीजन है जो कि कॉन्वेक्स होगा, मैंने उसको डिटरमिन किया, वो मेरे पास ये वाला रीजन है। ये मेरे पास जो रीजन बना, ये मेरे पास वो रीजन है जो कॉन्वेक्स है, और इसके अंदर मेरा सोल्यूशन लाई करेगा। अब मेरा सोल्यूशन जो लाई करेगा, मुझे इसको मैक्सिमाइज़ करना है, मुझे अपने प्रॉफिट को इस वाले प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज़ करना है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जब मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, अब मैं देखूंगा कि आपके पास इसके पॉइंट्स मुझे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे क्या पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो मेरे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं A, B, C और D, ये 4 पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो मुझे इन चारों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट मेरा जो सोल्यूशन है, और मुझे देखना है कि इसमें से मेरा प्रॉफिट किस पे मैक्सिमाइज़ हो रहा है। तो मैंने ये चारों पॉइंट्स, अच्छा जो सिम्प्लेक्स का कंप्यूटर एल्गोरिथम होता है वो यही काम कर रहा होता है, वो रीजन डिटरमिन कर रहा होता है, फिर हर एक्सट्रीम पॉइंट्स को जो है ना वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के देखता है कि किस पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ या मेरा लॉस मिनिमाइज़ हो रहा है, मतलब डिपेंडिंग के प्रॉब्लम आपके पास क्या है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि इफ़ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू अ लीनियर प्रोग्राम एग्जिस्ट, इफ़ देयर इज़ अ सोल्यूशन, इट मस्ट अकर अमंग द एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स मेरे पास 4 थे, ABCD, द कॉन्वेक्स सेट फॉर्म्ड बाय द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, प्रॉफिट ऑफ द कारपेंटर्स एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स आर दिस। तो ये चारों मेरे पास जो है ना, ये उस इक्वेशन में रख के मैंने निकाले। ये मेरे पास 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, जो 4 मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरा जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वो $750 है, वो है C1215 पर। तो मेरे पास C1215 मेरे पास ये पॉइंट हो गया, दिस इज़ द पॉइंट, और यहाँ पे मेरे पास जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है। तो ये वो एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ मैं मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। Thus the carpenter should make 12 tables and 15 bookcases, 12 tables and 15 bookcases each week to earn a maximum weekly profit of $750. तो $750 अर्न कर लेगा। We provide further geometric evidence later in the section that extreme point C is optimal. तो ये कि यहाँ ये ज्योमेट्रिकल मेथड है जो हम, मतलब जिसको हम लीनियर प्रोग्राम जो हमने सॉल्व किया, और अल्टीमेटली हमने डिटर्मिन किया कि जी इसके अंदर पॉइंट क्या आता है। अच्छा, नाउ मूविंग बैक टू द चेबीशेव प्रॉब्लम, कि अब चेबीशेव को सॉल्व करना है, और जो फाइनल यहाँ पे मतलब ये कि प्रॉब्लम है, तो ये वाला प्रॉब्लम था कि जी मेरे पास बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, एक लाइन मुझे फिट करनी है, और मेरे पास जो है ना ये डेटा पॉइंट्स हैं, और मैंने जो है ना यहाँ पे जो है ना ये सारी कंस्ट्रेंट इक्वेशंस बना ली हैं, जो सारी यहाँ पे बनी हुई हैं, जो कंस्ट्रेंट्स मेरे पास बन गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसको ज्योमेट्रिकली प्लॉट करूँगा। अब मैं ज्योमेट्रिकली जो प्लॉट कर रहा हूँ वो सारे कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट कर रहा हूँ। अब लेट सपोज मैं आपको पहला कंस्ट्रेंट प्लॉट करना समझाता हूँ, फिर बाकी आप खुद कर लोगे। फिर आपके पास फीजिबल रीजन आएगा, फीजिबल रीजन में मेरे पास जो है ना इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स आएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स को मैं चेक करूँगा, और उससे फिर मुझे अंदाज़ा होगा कि भाई मेरा जो है ना मतलब ये है कि क्या मेरा फाइनल सोल्यूशन है इसका। तो मेरा जो कंस्ट्रेंट है, मेरा कंस्ट्रेंट आपके पास क्या, पहला कंस्ट्रेंट है R माइनस 2 माइनस C इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरे पास जो प्लॉटिंग बनेगी वो R और C के रीजन पे बनेगी, ठीक है, R और C पे बनेगी, और मेरे पास यहाँ पर R माइनस 2 माइनस C इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो पहली चीज़ है, अब इस इक्वेशन को अब आप गौर से देखो कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरे पास ये जो एक्सिस है दिस इज़ द C एक्सिस, और ये मेरे पास जो है ना वो R एक्सिस है, ठीक है। R मेरे पास रेसिडुअल एरर है, और C मेरे पास जो है ना जो स्लोप मुझे डिटरमिन करना है ऑफ द लाइन, ठीक है। ये R और C का आपके पास हो गया, और पहला मेरे पास हो गया R माइनस 2 माइनस C इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आई हैव टू प्लॉट दिस लाइन। अब ये जो लाइन आपके पास है दिस इज़ द कंस्ट्रेंट नंबर 1, ये मेरी लाइन यहाँ पे बनी, ठीक है। आप ये देखें ये फिजिबल रीजन के अंदर आ ही नहीं रही है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कंस्ट्रेंट मेरे पास सेटिस्फाई होना लाजमी है, ठीक है। अब ये जो लाइन मेरे पास है ये मैं कैसे बनाऊँगा, R माइनस 2 प्लस C, लेट सपोज इस इक्वालिटी को मैंने रिप्लेस कर दिया, इक्वालिटी से 0 हो गया, तो R, अच्छा स्टैंडर्ड मेरे पास जो एक मेथड होता है लाइंस समझने का, y इक्वल टू mx प्लस c से मैं हर चीज़ को कंपेयर कर लूँ।
एम मेरे पास स्लोप होता है और सी मेरे पास वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। मतलब क्या, ये मेरे पास सी की वैल्यू हो गई और ये मेरे पास एम की वैल्यू हो गई। दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। ये मतलब स्टैंडर्ड जो आपके पास एफएससी और इंटर की नॉलेज है ये उससे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास मैं इसको उस तरह अरेंज करता हूँ, तो आर मेरे पास हो गया आर इज़ इक्वल टू -c+2। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y इक्वल एम एक्स प्लस सी से, तो मेरा स्लोप जो है ना, स्लोप इज़ -1 और y इंटरसेप्ट मेरे पास जो होगा दैट इज़ +2। तो अगर मैं इस लाइन को बनाऊँ, आप गौर से देखो कि ये y इंटरसेप्ट 2 हो गया और आपके पास इसका स्लोप जो आपके पास है दिस इज़ -1। इसका स्लोप -1 है क्योंकि ये यहाँ पे 0,2 और 2,0 से गुजरी, तो इसका -1 है। तो ये मेरे पास पहली लाइन बन गई, दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट। इसी तरह आप कंस्ट्रेंट 2 बनाएंगे, इसी तरह कंस्ट्रेंट 3, 4, 5, 6 सारे कंस्ट्रेंट आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जब सारे कंस्ट्रेंट ड्रॉ कर दिए उसके बाद मुझे फिजिबल रीजन देखना है। तो फिजिबल रीजन मेरे पास सिम्प्लेक्स के अंदर ये सब कंप्यूटर एल्गोरिथम कर रहा होता है। यहाँ पे आप जो है ना विजुअली कर रहे हैं क्योंकि आपने सब हाथ से अपना ड्रॉ किया है। ये आपके पास जो है ना फिजिबल रीजन आ गया। जब ये फिजिबल रीजन मेरे पास आ गया तो यहाँ पे मैं जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं मेरे पास, वो एक्सट्रीम पॉइंट मेरे पास 2 हैं। एक मेरे पास ये वाला पॉइंट है, एक मेरे पास ये वाला पॉइंट है, 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स है। अब मुझे इस पर इवैल्यूएट करना है। ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स मेरे पास है, कंप्यूटर एल्गोरिथम में एल्गोरिथम डिटरमिन कर लेगा, आप लोग ग्राफ पेपर से कर लोगे इसको। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पर ये कह रहा है कि जी b 5/2, 1/2। तो ये पॉइंट एक मेरे पास आ रहा है, मतलब 5,2 जो आपके 5/2 जो आपके पास पॉइंट आ रहा है, ये आपके पास c की वैल्यू आ रही है कि c की वैल्यू मेरे पास 5/2 होगी, तो मेरे पास r की वैल्यू 1/2 होगी। पहली बात ये है। और सेकंड मेरे पास यहाँ पर क्या कह रहा है कि जी अगर मेरे पास c की वैल्यू मेरे पास 3 हो जाएगी तो r की वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी। और r आपको पता है कि रेसिडुअल एरर है और मुझे एरर को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है, मुझे मिनिमाइज़ करना है। तो मेरे पास जो मिनिमाइज़ हो रहा है वो इस पॉइंट पे हो रहा है कि जी मुझे मिनिमल एरर मिल रहा है। तो अगर मैं c की वैल्यू 5/2 रख दूँ तो मेरा जो है ना मैक्सिमम एरर मिनिमाइज़ हो जाएगा। मतलब क्या, अगर मैं आपको प्लॉट करके समझा दूँ ये बात कि जी अगर मेरे पास ये x और y था और मेरे पास जो डेटा पॉइंट्स है जो मैं 2-3 दफ़ा प्लॉट किए और मेरे पास ये लाइन है, तो अगर मैं y इज़ इक्वल टू 5/2x बना लूँ लाइन, तो मेरे पास जो मैक्सिमम एरर है, जो मैक्सिमम एरर था वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, जो मैक्सिमम एरर था वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो चेबीशेव का आंसर ये वाला बना, दिस इज़ द आंसर फॉर चेबीशेव, ठीक है। ये सारी वही बात है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये सारी की सारी वो बात आपके पास इक्वेशंस है, लाइंस है, आपने किस तरह प्लॉट करना है, ये आपके पास सॉल्व किस तरह करना है सारा का सारा, और अल्टीमेटली जो है ना ये आपके पास आंसर है। उसने कहा जी मेरे पास जो है कि किसके अंदर मेरे पास, लेट मी गो थ्रू दिस वन ताकि मैं आपको समझा दूँ। यील्डिंग सी इज इक्वल 5/2, आर इज इक्वल 1/2 और बी, ये मैंने आपको समझाया अभी कि ये आपके पास जो पॉइंट आया जिसमें मेरे पास जो लार्जेस्ट एरर है वो रिड्यूस हो रहा है। फाइनली सी इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट 2 and 4 यील्डिंग C3 1। नोट दैट द सेट इज़ अनबाउंडेड। अनबाउंडेड क्यों है? क्योंकि जो आपके पास ये वाला सेट था, ये वाला जो आपके पास सेट है, दिस इज़ अनबाउंडेड, दिस इज़ अनबाउंडेड, ये बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमम, और मुझे यहाँ पे मिनिमाइज़ करना है प्रॉब्लम को, तो मेरे पास एक वैल्यू मेरे पास आ गई है। मैक्सिमाइज़ मैं इस प्रॉब्लम को नहीं कर सकता क्योंकि तो इन्फिनिटी हो जाएगा। नोट दैट द सेट इज़ अनबाउंडेड, वी डिस्कस अनबाउंडेड कन्वेक्स सेट लेटर। मतलब यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं लेक्चर को, तो अनबाउंडेड कन्वेक्स सेट का मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास अनबाउंडेड है, उसके अंदर मैक्सिमाइज मैं नहीं कर सकता, मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ। इफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन एक्सट्रीम पॉइंट्स मस्ट टेक ऑन द ऑप्टिमल सोल्यूशन। वी नाउ इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ आर इज इक्वल टू आर एट ईच ऑफ द 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो मैंने जब 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स पे सर्च किया तो मेरे पास ये है कि ये जो वैल्यू आई है, सबसे मिनिमल वैल्यू आ रही है आर की। द एक्सट्रीम पॉइंट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आर इज एक्सट्रीम पॉइंट बी विद कोऑर्डिनेट्स 5/2 and 1/2। द सी इज इक्वल टू 5/2 इज द ऑप्टिमल वैल्यू फॉर सी। तो ये मेरा चेबीशेव सॉल्व हो गया यहाँ पे। तो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। ये मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, इसको आप देखिए, अपनी असाइनमेंट को आप सॉल्व कर लें, एंड बेस्ट ऑफ लक। जो प्रॉब्लम्स हो फिर आप डिस्कस कर लेगा फर्दर मुझसे।